कक्षा शिक्षण करने के उपरांत हम कक्षा में विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। क्यों आकलन करते हैं? विद्यार्थियों का आकलन क्यों किया जाता है? बच्चों में कितना सीखा, बच्चे जो हम कक्षा में शिक्षण किए, बच्चों को कितना समझ में आया, नंबर 1। नंबर 2, नहीं समझ में आया है तो उसका कारण क्या है। कक्षा शिक्षण में भी ऐसे विद्यार्थियों को आपको चेक करना है और उनको बाहर निकाल करके एक समूह बना करके ये फोकस होइए कि इनको कैसे सिखाएं। पहले क्यों नहीं सीख रहे हैं, सबसे आगे बैठाइए, आगे बैठा करके उनको स्पेशल टीचिंग कीजिए उनके लिए, जिसको बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग, रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन, उपचारात्मक शिक्षण, पुनरीक्षण, कई शब्दावलियां हैं। उनके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। बच्चे नहीं सीखते हैं, अगर सीख ही जाते तो विद्यालय क्यों आते? विद्यालय में आपके पास इसलिए आते हैं सीखने के लिए ही। यदि आप नहीं सिखा पा रहे हैं, सीखने के लिए सक्षम नहीं बना पा रहे हैं, तो यहां पर टीचर्स की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। बच्चे सीखने के लिए ही स्कूल आते हैं। 3 प्रकार से हम असेसमेंट करते हैं। कौन कौन से असेसमेंट हैं? नंबर 1 डेली असेसमेंट, नंबर 2 बोलिए वीकली असेसमेंट, नंबर 3 फिर आवधिक आकलन, पीरियोडिक असेसमेंट। जब डेली असेसमेंट करते हैं, डेली असेसमेंट कैसे किया जाता है? डेली कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? कौन बताएंगे? डेली असेसमेंट कैसे करते हैं आप लोग? सुबह से जितना बच्चों को पढ़ाया गया उसमें अंत में देखते हैं कि बच्चा कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। ठीक है, पढ़ाने डेली असेसमेंट में ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि असेसमेंट आप पूरे शिक्षण दिवस के अंत में ही करें, पढ़ाते समय भी बीच बीच में हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं CFU। क्या बोलते हैं? CFU। CFU का फुल फॉर्म क्या होगा? चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। कितना समझ में आया है, इसको चेक करना CFU कहलाता है। और कैसे चेक करेंगे? उनसे प्रश्न पूछ करके, और इसके फोल्डिंग के अंतर्गत जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर हम ज्यादातर पता लगाने का प्रयास करें कि हमारा बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। क्या है मैडम इसके फोल्डिंग? इसके फोल्डिंग के में I do, we do और you do। ठीक है, I do, we do और you do। I do में टीचर स्वयं प्रयास करते हैं बताने के लिए कैसे हम उस एक्टिविटी को करें, कैसे सीखें। we do में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर के एक्टिविटी करते हैं। you do में ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स अलग अलग सेपरेटली उनको अवसर मिलता है कि उस एक्टिविटी को, उस सीखी गई अवधारणा को करके दिखाएं। यू डू में ध्यान दीजिएगा, यू डू एक एक विद्यार्थियों के लिए अलग अलग है। आ रही बात समझ में? यू डू जरूर करिएगा। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी प्रशिक्षण के दौरान हम क्या किए थे, एक एक शिक्षक से हम पूछ रहे थे। यह है यू डू। यू डू से निकल करके आता है कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, जो शिक्षण किया गया है उसे ग्रहण किए हैं कि नहीं किए हैं। और जब तक हम पूछेंगे नहीं, तब तक हम नहीं समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चलिए, एक तो हो गया हमारा डेली असेसमेंट, नंबर 2 है वीकली असेसमेंट। देखिए, वीकली असेसमेंट साप्ताहिक होता है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अंतिम दिन हमारा आता है शनिवार। 6th डे जो हमारा 6वां दिन रहेगा, 6वें दिन हम आकलन करेंगे बच्चों का। आकलन आप लिखित भी कर सकते हैं और मौखिक भी कर सकते हैं। आकलन क्यों किया जाता है? आकलन इसलिए किया जाता है कि विद्यार्थी कितना सीखा है, कितना सीखने के लिए शेष है, सीखने में क्या उसे कठिनाई आ रही है, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम क्या करें। ये पूरी प्रक्रिया है आकलन की। असेसमेंट इसलिए नहीं किया जाता है कि इसको नहीं आता है, इसको आता है।
जब नहीं आता है तो नहीं आने पर हम उनके साथ कौन सी मेथोडोलॉजी को अपनाएं कि उन्हें आ जाए। हो सकता है कि इस प्रवृत्ति से नहीं सीख रहा है तो दूसरी कोई प्रवृत्ति हम लागू करें कि उसको समझ में आ जाए। हो सकता है कि हमारी प्रवृत्ति कठिन हो तो कोई सिंपल सी मेथोडोलॉजी को हम इंप्लीमेंट करें कक्षा में, विद्यार्थियों के समझ में आ जाए। अंतिम लक्ष्य है विद्यार्थियों के समझ में हमारी बात आनी चाहिए। तो वीकली असेसमेंट 6 डे किया जाता है, 6वें दिन किया जाता है, और उसमें हम अवधारणाओं का पुनरीक्षण करते हैं। जिस अवधारणा के आधार पर हमने शिक्षण किया, उन अवधारणाओं की पहुंच, उसकी प्राप्ति, उसकी समझ विद्यार्थियों में हुई कि नहीं हुई। क्लियर है? 3rd नंबर पर है पीरियोडिक असेसमेंट, आवधिक आकलन। आवधिक आकलन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, आप बताइए। आवधिक आकलन में क्या करते हैं? 10वें और 10वें 20वें 30वें सप्ताह पर किस प्रक्रिया के आधार पर करते हैं, आप बताइए। मौखिक लिखित। मेरा कहना यह है कि 3 काम 3 महीने तक हमारे सभी साथी करें तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों में सुधार होगा। 3 काम कौन से हैं? फर्स्ट काम है कि डेली डायरी लिखना, और उसमें वही लिखना जो हम पढ़ाने वाले हैं, फॉर्मेलिटी नहीं कि बस लिख दिए और वो चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं। जो हम टीचिंग करने वाले हैं उसको डेली डायरी में लिखना। नंबर 2, प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को होमवर्क देना। विद्यार्थी जब स्कूल से घर की ओर घर जाएं, उन्हें क्लियरली मालूम होना चाहिए कि आज क्या पढ़ाया गया है और आज का होमवर्क क्या है। यदि हम क्लियर बोलेंगे, जैसे अभी कक्षा में बोले ना, ये आपको पोएम, यही पोएम याद करनी है, इसको आपको सुनाना है, ये एक्टिविटी करानी है, तो आप तैयार हैं उसके लिए। विद्यार्थियों को भी क्लियर होना चाहिए कि आज का होमवर्क क्या है। यदि उनसे हम एक वाक्य में पूछें कि बच्चों आज का होमवर्क क्या मिला है, तो इस कॉपी में आप लिखा दीजिए, बोर्ड में लिखा करके कॉपी में लिखवा दीजिए कि इस डेट का होमवर्क ये है। छोटा सा होमवर्क रहे, आप कम पढ़ाइए लेकिन अच्छे से पढ़ाइए। जैसे आज के दिन कम से कम आप इंट्रोडक्शन और एक पोएम सीख करके जा रहे हैं, तो आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि आप सभी शिक्षक साथी कम से कम पूरे दिन मेहनत करके इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और इंग्लिश की पोएम एक्टिविटी के साथ अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। बच्चों को आना चाहिए, ये पहला चैलेंज है जी। उसके लिए आपके पास जो भी प्रविधि है उस प्रविधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई निश्चित फ्रेम नहीं है,